आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हर किसी के जिंदगी से जुड़ा है। हमारे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर ऋषि दुबे जी। नमस्कार ऋषि दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। ऋषि जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका ज्योतिष का सफर शुरू कैसे हुआ। देखिए, ज्योतिष विद्या में मेरा बचपन से ही रुचि था। मेरे परिवार में सभी लोग ज्योतिष में बहुत रुचि रखे हैं, तो उसमें ही हम ज्योतिष विद्या को बचपन से ही सीख रहे थे। बहुत सारे पुस्तक को पढ़े और ऐसे हम फ्री में देखने लगे, बहुत लोगों को फ्री में देखे, एक तरह से हॉबी जैसा था। तो उससे मेरा रुचि और भी ज़्यादा बढ़ता गया और समय के साथ इसमें बहुत ही ज्ञान ग्रहण हुआ और इस तरह से हम इसमें बहुत ही सक्सेस प्राप्त किए। क्या कुंडली सच में किस्मत तय करती है? जी, कुंडली से बहुत सारे चीज का पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी में अगर कोई कमी है, तो अगर वो अपने कमी का सुधार कर ले तो वो अपना सक्सेस पा लेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी का कमी है उसका क्रोध, तो अगर वो अपने क्रोध को हटा लेता है और शांत स्वभाव को बना लेता है तो उसका सक्सेस बढ़ जाएगा। ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, सभी ग्रह जो हैं वो अपने कारक के कारण प्रभाव को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे बृहस्पति है, ज्ञान का देवता है, ज्ञान का ग्रह है। तो जैसे मान लीजिए किसी का बृहस्पति बहुत ही अच्छा है, तो उसके वो आदमी बहुत ही धार्मिक रहेगा, उसका एजुकेशन अच्छा रहेगा, उसमें समझदारी रहेगा, उसमें धर्म और पैसे को बनाने का अभ्यास रहेगा, तो वो आदमी अच्छा करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी का बृहस्पति खराब है, तो आदमी जल्दबाजी करेगा, उसमें गंभीरता का कमी रहेगा, उस आदमी में बातों को वो जो बोला जाता है ना, पचा नहीं पाएगा, वैसा स्वभाव रहेगा। अब जैसे मान लीजिए शनि किसी का कमजोर है, तो वो आदमी को हर काम लेट से करेगा, टाइमली नहीं करेगा। तो ये सब ग्रह प्रभाव देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी सुने होंगे कि बहुत लोग बेकार का बात बहुत करते हैं, काम का बात कम करते हैं, या कोई आदमी ना जब जरूरत होता है तब नहीं बोलते हैं, अब और जब जरूरत है तो नहीं बोलते हैं, जब जरूरत नहीं है तो बहुत बोलते हैं। तो ऐसे लोगों का बुध खराब है, ऐसा कहा जाता है। आज के समय में ज्योतिष कितना सही है और रिलेवेंट करता है? देखिए, आज के समय नहीं, ज्योतिष हमेशा ही सही है और हमेशा सही रहेगा और हमेशा सही था। ज्योतिष का कभी समय से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष बहुत ही प्राचीन है। जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ है ज्योतिष तब से ही है। अब जैसे समझ लीजिए कि सभी जो वार हैं, सातों हम लोग का जो वार है, हम लोग का जो 12 महीना है, तो ये ऋतु है, तो हर जगह पे ज्योतिष के कारण ही ये सब प्रभाव में आया है। अब जैसे रविवार के बाद सोमवार आ रहा है, मंगलवार आ रहा है, बुधवार आ रहा है, तो ये ज्योतिष का ही कैलकुलेशन से दिया गया है। आप सभी धर्मों में देखिए, भगवान अलग अलग हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन वार सभी का एक ही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म वाले अपना वार को अलग तरीके से अलग फॉर्मेट में मान रहे हैं। और हिंदू जो सनातन धर्म है, इसमें ज्योतिष को वेद का अंग कहा गया। तो ज्योतिष का काल गणना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ज्योतिष हमेशा ही नया रहेगा, कभी भी पुराना नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, मेहनत पर विश्वास करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ज्योतिष ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम कर्म मत करो, ज्योतिष बोल रहा है पहले तुम कर्म करो, भाग्य में जो है वो मिलेगा। लेकिन भाग्य भी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि भाग्य के कारण ही आपको मतलब सब कुछ मिल जाएगा। भाग्य कर्म से तय होता है या फिर ज्योतिष से? देखिए, भाग्य तो आप जो पास्ट में किए हैं, अब इसको एग्जाम्पल से अगर समझा जाए, आप 2-4 दिन पहले जो किए हों, 2-4 वर्ष पहले किए हों, तो वो चीज़ तो आपको प्रभाव देगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का माध्यमिक एग्जाम देगा, 10 क्लास में, वो अगर अच्छा से नहीं पढ़ा तो फेल होगा, सीधा सा बात है। लेकिन वो अच्छे से पढ़ा है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से ही ज्योतिष अपने प्रभाव को देता है। और क्या है, ज्योतिष कभी नहीं बोलता है कि आप भाग्य के ऊपर डिपेंड हो जाइए, जो भाग्य में वो अपने आप मिलेगा। अगर किसी के जीवन में लगातार समस्या आ रही है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अच्छे समय और खराब समय सभी के जीवन में आएगा, प्रभाव देगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का खराब समय है, तो ये तो ज्योतिष से हम लोग देखते हैं, दशा देखते हैं, किस ग्रह के कारण हो रहा है, उस जातक का क्या कमी है, ठीक है, तो उसका नाम पता चलता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, एक चीज है कि अगर खराब समय है तो लोगों को वहां पे अपना अंदर साहस को, पराक्रम को और हिम्मत रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए
ऐसा देखा गया है कि बहुत बार लोग टूट जाते हैं, भगवान को भी नहीं मानते हैं, ज्योतिष को भी नहीं मानते हैं, ज्योतिष को उस समय खराब ज्यादा बोलते हैं, सही समय में ज्योतिष को ज्यादा मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, उस समय अगर कुछ खराब उनके साथ हो रहा है तो एक अच्छे जानकार ज्योतिष से उनको सलाह लेना चाहिए, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जो वो करे या ना करे उस हिसाब से उनको चलना चाहिए। करियर चुनने में ज्योतिष कैसे मदद करती है? देखिए, जो सभी लोग हैं, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए कि 3 भाई हो, 4 भाई हो, तो सभी भाइयों का भी स्वभाव एक जैसा नहीं रहेगा, प्रकृति भी एक जैसा उन लोगों का नहीं रहेगा। जैसे 2 भाई है तो उनमें भी स्वभाव का अंतर हो जाता है, बहनों में भी स्वभाव का अंतर होता है, लोग बोलते जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो वहां पे जैसे सब काम सबके लिए नहीं बनाया गया है। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग सेना में जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। तो इस तरह से वहां पे ज्योतिष के कारण वहां पे पता चलता है। जैसे मान लीजिए ना, कुछ लोगों को आप देखे होंगे ना, उनको सेना में जाने का बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन दूसरे किसी बच्चे से पूछिए तो बोलता है कि ना उसको सेना में नहीं जाना, उसको बिजनेस करना है। तो ये चीज उसके अंदर जो आ रहा है उसका ग्रह उससे करवा रहा है। जैसे कुछ लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, उनका राजनीति या देश समाज के लिए बहुत फर्ज को मानते हैं, क्योंकि उनके कुंडली में ऐसे योग हैं जो उनको उस काम के लिए उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं। तो उनके अंदर ऐसे भावना आता है। जैसे कोई बच्चा है, बचपन में बोलता है, गरीब घर में भी जन्म होने पे, कि हम बिजनेस करेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, बिजनेस करेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, तो लोग हंसते हैं उस पर। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो सच में उस चीज को बदल के रख देता है और अपना नाम को प्राप्त करता है। सही एस्ट्रोलॉजर का चुनाव कैसे करें? देखिए, ज्योतिष में जो ज्योतिष, देखिए पहले तो आपको ज्योतिष के पास जाना होगा, उस ज्योतिष से बात करना होगा, आपको खुद ही इसका निर्धारण करना होगा कि ज्योतिष सही है या गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जितने ज्योतिष के पास पहुंच जाते हैं वो अलग अलग तरीके से चीजों को समझाते हैं कि नहीं आपका ऐसा है तो आपका ऐसा है। तो इसमें जो सामान्य व्यक्ति है वो ये तय नहीं कर पाता है कि सही क्या है। देखिए, ज्योतिष का काम है किसी को डराना नहीं। ज्योतिष का काम है कि आपके अंदर अगर कुछ कमी है, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर भी कोई कमी होगा, तो उस कमी को पकड़ना है, उस कमी को जानना है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो स्वभाव होगा, तो आपके स्वभाव में मान लीजिए कि कुछ अच्छाई और खराबी होगा, मेरे स्वभाव में भी होगा। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई आदमी बहुत गुस्सा वाला है, बहुत गुस्सा करता है, तो अगर वो अपने गुस्सा को छोड़ दे तो वो बहुत ही अच्छा बात है। अगर कोई बहुत इमोशनल है तो उसका कमजोरी, इमोशंस अच्छा चीज है, लेकिन उसका इमोशनल ही अब उसका कमजोरी हो गया, तो वो अपने इमोशंस को हटा दे। तो इस तरह से कमी को पहले बताना है, फिर अच्छाई को बताना है, और दोनों का मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें नौकरी करना है या फिर बिजनेस करना है या फिर राजनीतिक क्षेत्रों में जाना है, जी, ये कुंडली से कैसे पता चलता है? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस पर थोड़ा विस्तार से हम बताना चाहेंगे कि देख क्या होता है ना, कि जो हम लोग काम करेंगे, तो काम करने के लिए सब जॉब और बिजनेस दो चीज को अगर हम बांट देते हैं, तो सभी लोग जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है, सभी लोग बिजनेस के लिए परफेक्ट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस में जाते हैं और शुरुआत में ही अपना बहुत पैसा गवा देते हैं, कर्जा में चले जाते हैं। तो बिजनेस में भी उसको डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, वहां पे वर्ष देखना चाहिए किस साल में उनको बिजनेस में जाना चाहिए। कुछ लोग ना डायरेक्ट बिजनेस में चले जाते हैं, जोश आया, इंटरेस्ट हुआ और सोचे कि बिजनेस कर लेंगे, लेकिन ये गलत फैसला है। तो वहां पे क्या होता है कि उनको बिजनेस से बहुत नुकसान होता है। तो क्या है, जैसे अगर आप कुछ वर्ष जॉब में रहे, 2 साल 3 साल जॉब में रहे, आप उस चीज से नॉलेज लिए, आपको उस चीज का एक्सपर्ट हो गए, तब आप उससे संबंधित बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट ही बिजनेस में चले गए, सोचिए कि आज ही आप बहुत आगे निकल जाएंगे, आपके पास पेशेंस नहीं है, समय नहीं देना चाहते हैं, तो वहां पे आपको वो बिजनेस फेल हो जाएगा। तो जैसे कुछ लोग हैं ना कि बिजनेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिजनेस को बहुत रिस्की मानते हैं, बहुत डरते हैं, तो उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ना बिजनेस है, हम यहाँ पे ज्यादा मेहनत करेंगे लेकिन अपने काम को बढ़ाएंगे, तो उन लोगों के लिए बिजनेस अच्छा है। अब राजनीति का थोड़ा सा बात खुलकर बोलेंगे। देखिए, ज्योतिष बोल रहा है कि ज्योतिष लोगों को 2 भाग में बांट दिया। ऐसे तो ज्योतिष अलग अलग लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट रहा है, लेकिन यहाँ पे हम 2 ग्रुप जो बांटा उस पर बात करेंगे। तो एक है एक्सट्रोवर्ट, एक है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट लोग जो है बहिर्मुखी हैं, मतलब जो समाज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और इंट्रोवर्ट लोग जो है ना बहिर्मुखी है, मतलब अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में, मतलब ये लोग स्वार्थी लोग नहीं है। जैसे ये लोग हैं कि मतलब अपने में रहना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए रहना चाहते हैं, अगर बोला जाए तो वर्क ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड। और जो लोग एक्सट्रोवर्ट है, ये लोग समाज के लिए, ये लोग अपने को सेक्रीफाइस करके समाज के लिए ज्यादा सोचना चाहता है। जैसे फायर, अगर अग्नि को देखा जाए तो अग्नि क्या कर रहा है, खुद जल रहा है, लेकिन वो दूसरे के लिए ज्यादा लाभकारी है, उससे हम लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं,
खुद वो अपने कष्ट सह रहा है। जल का भी वही गुण है, बह रहा है, बहुत तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे का प्यास को बुझा रहा है। तो जो वाटर एलिमेंट और जो फायर एलिमेंट के जो लोग हैं, अगर ऐसे लग्न के लोग हैं तो ये लोग राजनीति में सक्सेस करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से भी समझा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कर्क लगन का है, वृश्चिक लगन का है, मीन लगन का है, मेष लगन का है, सिंह लगन का है और धनु लगन का है, तो ऐसे लोग राजनीति में सक्सेस करने का ज्यादा चांसेस है। और साथ में ही ये लोग सामाजिक काम में भी बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। अब राजनीति के लिए थोड़ा और विस्तार से बात कर लेते हैं कि राजनीति के लिए 2 ग्रह का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारे ग्रह का जरूरत पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में 2 ग्रह का, जिसमें कि सूर्य का, जो सूर्य सामाजिक काम को दिखाता है। सूर्य का सही रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य नाम का ग्रह है, यश का ग्रह है। अगर मान लीजिए कि सूर्य किसी का अच्छा नहीं है तो उसको नाम नहीं मिलेगा, अपयश मिलेगा, बदनामी मिलेगा। तो ऐसे लोगों को राजनीति में थोड़ा दिक्कत होता है। फिर है राहु। अगर राहु अच्छा नहीं रहेगा तो ऐसे लोगों को अपना जो करीबी लोग है, जैसे अपना भाई हो, वो भी मार सकता है। तो राहु अगर अच्छा है तो राजनीति में वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे लोगों जो राहु मतलब राहु बाहु बलम करोति बोला गया मंत्र में, तो राहु बाहु बल को बढ़ा देता है और प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। तो इस तरह से मुश्किल के दौर में भी राहु बचाता है और फिर राहु सही समय पर सही जगह पर लेकर जाता है। धन लाभ के योग कब बनते हैं? देखिए, अलग अलग लोगों में अलग अलग उम्र में धन लाभ होता है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग का, जैसे आप देखे होंगे कि कम उम्र में ही उनका भाग्योदय हो जाता है। वो अलग अलग कुंडली में अलग अलग होता है। तो कम उम्र में भाग्योदय होता है, कुछ लोगों का बहुत उम्र के बाद होता है। जैसे शादी भी अलग अलग उम्र में लोगों का हो रहा है एक तरह से। तो शादी का बात इसलिए की है क्योंकि शादी का भी बहुत महत्व है यहाँ पे धन लाभ से लेकर। क्योंकि जैसे मान लीजिए ना, कुछ लोग होते हैं ना जो शादी के पहले कुछ नहीं होते हैं, विवाह के पहले उनका जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह होता है, लेकिन विवाह के बाद वो बहुत तरक्की को करते हैं। अब ये बात ज्योतिष में कैसे इस बात को बताया जाएगा, क्योंकि अब उनका भाग्योदय हो रहा है तो विवाह के बाद हो रहा है, तो अब सीधा मतलब है धन लाभ से। तो जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी तत्व है, वाटर पृथ्वी तत्व है, तो वो मतलब सॉइल मिट्टी है, तो मिट्टी है तो उसको वाटर एलिमेंट से कनेक्शन होगा, मतलब विवाह हो रहा है वाटर एलिमेंट का गर्ल से, या वाटर एलिमेंट का लड़के का अर्थ एलिमेंट का लड़की शादी हो रहा है, तो वहां पे क्या ये दोनों जो मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि इन लोगों का भाग्य ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया विवाह के पहले, और विवाह के बाद इन लोगों का भाग्य बहुत अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग अगर मतलब भाग्योदय का बात है या धन लाभ का बात है, यह सही समय पे हो जाता है, लेकिन उससे पहले कर्म को करना चाहिए। जैसे कुछ कुंडली में हम लोग देखे कि जो जातक है वह काम करना नहीं चाहता था, उसके अंदर था कि हमको कुछ नहीं करना है, बस बड़ा बड़ा बात करना है, मेहनत करना ही नहीं है। लेकिन जब उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो बहुत ही मेहनत करने लगा। बहुत मेहनत करने से उसके अंदर काम करने की प्रवृत्ति जगी। फिर उसके अंदर जब काम करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा जग गई, वो हार्ड वर्किंग हो गया, हार्ड वर्कर हो गया एक तरह से, तब उसके भाग्य का उदय हुआ। और वो फिर हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, वो बस स्मार्ट वर्क कर रहा है। फिर वो मल्टीपल टाइम सक्सेस कर रहा है, सक्सेस का ग्राफ मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा है। तो इस तरह से पहले क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आप जो बात कही थे राजनीति वाला, तो वैसे ही अगर मान लीजिए वायु तत्व या पृथ्वी तत्व में भाग्योदय होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए ऐसे जातक को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। ये कैसे समझ में आता है कि कोई व्यक्ति जल तत्व का है या पृथ्वी तत्व का है या फिर अग्नि तत्व का है? जी देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। ज्योतिष में पहले तो जो 12 राशियां हैं, तो 12 राशियां हैं, तो अगर हम सीधे लग्न का बात करें, क्योंकि 12 राशि भी है, तो जैसे राशि आपका कुछ भी हो, अब लग्न भी आपका कुछ बनेगा, जैसे मेष लग्न भी हो सकता है, वृष लग्न भी हो सकता है, कुछ भी एक लग्न बनेगा। तो लग्न के आधार पर एलिमेंट को पकड़ के उस आदमी का व्यक्तित्व को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि क्योंकि लग्न क्या है और राशि क्या है, दोनों में भेद है, दोनों में डिफरेंट है। लोग राशि को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लग्न को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन ज्योतिष कहता है कि आप लग्न को ज्यादा महत्व दो, राशि का महत्व मत दो, मतलब दो लेकिन उसको उतना महत्व मत दो, क्योंकि राशि से ही सब कैलकुलेशन हो रहा है। चंद्रमा जो है राशि में, वहां से आपको दशा मिल रहा है, वहां से आपको नक्षत्र को हम लोग समझ रहे हैं, वहां से है। क्योंकि राशि जो आपके अंदर में है वो आपका राशि है, लेकिन जो आप बाहर से हो वो आपका लग्न है। जैसे मान लीजिए कि कर्क लग्न, अब कर्क लग्न भगवान राम का था, तो कर्क लग्न जो है वाटर एलिमेंट का राशि है, मतलब 4 8 12 जो है वाटर एलिमेंट का। तो भगवान राम का खुद स्वभाव देखिए कि वो जल तत्व के थे, तो रामचंद्र उनको कहा जाता था, और स्वभाव कितना ही कोमल था। जैसे सुंदरकांड में कहा गया है ना
कि अति कोमल रघुबीर सुभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी ही। ऐसे करके बहुत ही सुंदर उनका वर्णन किया गया है। तो उनके स्वभाव को बड़ा ही अच्छा कहा गया है, कोमल किया गया। अब रावण का बात कर लेते हैं। तो रावण का सिंह लगन था, अग्नि का ये राशि है। तो सिंह लग्न था तो 159, मतलब मेष, सिंह और धनु जो है वो अग्नि का है। तो अग्नि अपने आप अहंकार को बढ़ाता है, अग्नि कहीं झुकता नहीं है, दबता नहीं है, और ये अग्नि का स्वभाव में है। तो इसलिए रावण के अंदर जो स्वभाव था वही उसका मतलब लग्न से आया। तो लग्न और राशि इस तरह से प्रभाव करते हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाज में जब शादियां होती हैं तो लड़के और लड़की दोनों के कुंडली को मिलाया जाता है। जी और अभी फिलहाल देखा जाता है वो कुंडली मिलने के बाद भी जी घर में एक माने क्लेश का वातावरण बनता है विवाह के बाद। जी 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 तो इसका कैसे प्रभाव पड़ता है? जी देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। देखिए, कुंडली मिलान तो पहले तो करना चाहिए। कुंडली मिलान से क्या होता है कि जैसे अष्टकूट है बोलता है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 36 तक जाता है ये। तो इस कारण 36 गुण में 18 गुण आना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और मांगलिक दोष नहीं लगे, बहुत बार मांगलिक दोष कैंसिलेशन होता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब आप कुंडली बोले, कुंडली मिल गया बहुत अच्छा से, लेकिन फिर भी उन लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रह रहा अच्छा है। नहीं रहता है। तो देखिए, विवाह के बाद ना बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं उस मैरिड लाइफ को। जैसे मान लीजिए कि लड़का लड़की का आपस में सहमति है, अच्छा है उन लोगों का, लेकिन उन लोगों का जो लड़की है उसका उसके सास से नहीं बन रहा है या ननद से नहीं बन रहा है, तो वहां भी ये लोग बाहरी लोग होकर भी इसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, मतलब अब उसका सास जो है, मतलब लड़की की जो माँ है उससे नहीं बनता होगा, तो वो भी कुछ हद तक उसको अफेक्ट कर रही है। तो ऐसे अफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखना है कि जो मैरिड लॉर्ड है, मतलब विवाह का स्वामी है, वो कैसा है, वो क्या कमजोर है? अगर कमजोर है तो उसका उपाय का जरूरत है। मंगल कैसा है, क्योंकि मंगल बहुत हद तक प्रभाव करता है कि आपका स्वभाव क्या है, क्या उग्र स्वभाव है या स्टबन है, मतलब जिद्दी स्वभाव है, तो मंगल वहां प्रभाव करता है। तो मैरिज लॉर्ड कैसा है? अब हम बहुत सारे कुंडली में देखें कि किसी लड़की में या लड़का में शुक्र कमजोर था। शुक्र कमजोर था तो शुक्र क्या करता है ना कि जो जैसे हस्बैंड है तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने देगा। अब जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो सीधा सीधा बात हो जाएगा कि वाइफ के पास कंप्लेनिंग बनेगा। तो बहुत बार लड़की जो पेशेंस है, बहुत सालों साल पेशेंस रखती है, फिर डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है। तो इसमें पहले तो देखिए, हस्बैंड वाइफ का नेचर भी सेम नहीं रहता है। ये बहुत बड़ा बात हम कर रहे हैं। कोई भी पति पत्नी हो, उन लोगों का नेचर सेम नहीं रहेगा, नेचर अपोजिट रहेगा। ठीक है, अब जैसे रावण का जो नेचर था और रावण का जो वाइफ के नेचर था, जमीन आसमान का अंतर था। रावण का वाइफ रावण को समझा रही है कि आप सीता को छोड़ दीजिए, कि ये पूरा नष्ट कर देगी, वंश को नष्ट कर देगी। क्या लव मैरिज सही होता है? देखिए, लव मैरिज आजकल बहुत हो रहा है, लेकिन इसमें जो लव मैरिज को लेकर के बात है कि लव मैरिज खराब नहीं है, ना ही अरेंज मैरिज खराब है। अगर कोई लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, देखिए इस बात में तो खुलकर बोलेंगे हम, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के संदर्भ में। कि देखिए क्या होता है ना, हम लोग देखे बहुत सारे कुंडलियों में होता क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, वो एक लड़की से प्यार कर रहा है, कास्ट भी अलग है, कल्चर भी अलग है। ठीक है, और वो लड़का फैमिली प्रेशर में, ट्रेडिशनल फैमिली है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, पुराने ख्यालात वाली फैमिली, तो वहां पे फैमिली के वो प्रेशर में रहकर वो कोई और मतलब जो फैमिली देखी थी अरेंज मैरिज में चला गया। लेकिन बाद में क्या देखा जा रहा है, उसका उस लड़की से अट्रैक्शन नहीं है। ऐसा भी नहीं कि लड़की सुंदर नहीं है, वो लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रही है, फैमिली बहुत सर्वे करके लाया था, तो लेकिन उसका उससे अट्रैक्शन नहीं बन पा रहा है। उसका उसी लड़की से बन रहा है जो उस लड़की से पहले संपर्क में था, विवाह से पहले। तो क्या है कि अब उसका दिमाग उधर ही जा रहा है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि उस करंट मैरिज लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे डिवोर्स का कारण भी बन रहा है या सेपरेशन का कारण बन रहा है। तो पहले तो इसमें देखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना, कोई सच्चा लॉयल नहीं रहता, आशिक नहीं रहता है, वहां प्यार का उसका ये नहीं रहता, लेकिन गर्ल का वो पैसा के लिए आया है, उससे यूज करने के लिए आया है। तो इस चीज का भी गर्ल को खास ध्यान रखना चाहिए, बॉय को भी रखना चाहिए। तो उसको आपको चेकिंग करने का भी अधिकार है, टेस्ट करने का भी अधिकार है। तो ज्योतिष कभी नहीं कहेगा कि लव मैरिज खराब है, अरेंज मैरिज खराब है। और लव मैरिज आज का नहीं है, दोनों में अंतर क्या है? सतयुग में भी लव मैरिज होता था। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अंतर कुछ नहीं है। ज्योतिष में अगर कोई ग्रह या उस घर के जो 5वां भाव है या 7वां भाव है हम लोग का, प्यार और विवाह से संबंधित, तो अगर अफेक्ट कर रहे हैं, आपस में ग्रह मिल रहे हैं, तो वहां पे प्रेम विवाह होता है। बहुत बार क्या होता है ना कि एक शादी होता है कि
रिलेटिव्स के रिलेटिव्स में, जैसे दूर के रिश्ते में, जैसे वहाँ फैमिली फैमिली को जानते हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स को जानते हैं, लेकिन बच्चे आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे विवाह होता है। तो इसमें ये चीज़ समझना है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इस चीज़ को समझना है कि आप जो कर रहे हैं क्या सही है, कि आपका जो पार्टनर है उससे आपको अभी अटैचमेंट है। अगर आपका अभी अटैचमेंट नहीं है तो कल को अटैचमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर आप उनको अपनाते हैं तो आप हमेशा के लिए अपनाएंगे, अपने आप को तैयार कीजिए, फिर आप उसमें जाइए। क्या सही जीवन साथी का पता पहले से लगाया जा सकता है? देखिए, सही जीवन साथी का अगर एग्जैक्टली बात किया जाए कि मतलब इस नाम की लड़की, उसके पिताजी का ये नाम और यहाँ पे रहती होगी, ऐसे पता नहीं चलेगा। ऐसे अभी ज्योतिष इतना, इस पर रिसर्च चल रहा है, हम लोग भी इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत हद तक इसमें सक्सेस पाए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाए कि आपका इस नाम का लड़की से ऐसे हो जाए। हाँ, कुछ हद तक हम लोग बता सकते हैं कि आपका आर नाम का, एस नाम का, पी नाम का, ऐसे अल्फाबेटिकली में पता चलता है। लेकिन हाँ, इसका जो नेचर है उसको बताया जा सकता है, नेचर को अभी भी बताया जा सकता है कि आपका इस नेचर की लड़की से होगा। ठीक है, ये भाई बहन में कितने नंबर पे होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की 3 बहन है, तो आपकी जो वाइफ होगी फर्स्ट नंबर पे होगी। फिर क्या वो इकलौता होगी, इकलौती होगी, या लड़का इकलौता होगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे बात का पता चलता है। या जैसे आपके सास ससुर हैं तो उनका क्या नेचर होगा, उनके घर के आसपास का जो ज्योग्राफी है, जैसे मान लीजिए लोकेलिटी है, उसका पता चलेगा कि जैसे घर के पास में कोई शिव मंदिर हो, घर के पास में एक तालाब हो, ठीक, या नदी हो, आपके घर, आपके जन्म स्थान से पश्चिम पूर्व दिशा, ऐसे बहुत सारे बातों का डीप में पता चल जाता है, जिससे बहुत हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं। क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? देखिए, ज्योतिष में कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए ना कि ऐसा बोला जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। जी जी जी, देखिए ये बहुत सही बात है कि भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा। और भगवान कृष्ण क्या बोले कि अवश्यमेव भुक्तम कर्म फल शुभाशुभम, गीता में कह रहे हैं। तो वो अपना लेना होगा, जो कर्म में भाग्य में है वो लेना होगा, क्योंकि भाग्य में जो आप पा रहे हो पास्ट का जो कर्म था, चाहे वो आप पिछले जन्म का कर्म से पा रहे हो या अभी का कर्म से पा रहे हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि कोई लड़का साल भर नहीं पढ़ता, फेल हो जाता है, तो अपना कर्म से वो फेल हुआ। तो बहुत अच्छा ये उदाहरण मिलता है। लेकिन इसमें इस बात को समझना होगा कि पहले आपको मेहनत करना होगा। मेहनत आप कीजिए, फिर आप भाग्य का बात कीजिए। आप पहले भाग्य का बात करेंगे तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे, और आप उस जो लाभ मिलने वाला है उस लाभ को आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका और एक अच्छे तरीके से हम इसको समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में आयरन का कमी है, तो आपको कुछ हेल्थ का समस्या हो सकता है, या आपका शरीर में जिंक का कमी है तो कुछ समस्या हो सकता है, विटामिन का अफेक्ट कर रहा है तो समस्या हो सकता है। तो आप अगर उस चीज का दवा खा रहे हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। कुछ समय लगेगा आपको, 1 वीक भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है, या कुछ मंथ भी लग सकता है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ज्योतिष में अगर कोई ग्रह कमजोर है तो आप उसका उपाय कीजिए। आप उसका उपाय करेंगे तो वो ग्रह अपने कारक के प्रभाव से आपके उस दोष को हटा के अपना अच्छाई को बढ़ा देगा। जीवन के टर्निंग पॉइंट को कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, जब भी आपके जिंदगी में बदलाव होगा ना, तो आपका स्वभाव में भी बदलाव होगा। ऐसा नहीं कि आपका अचानक अच्छा हो गया और आप में बदलाव ही नहीं हुआ। अब जैसे समझ लीजिए कोई आदमी एकदम भगवान को नहीं मानता, एकदम नास्तिक है, अचानक उसके अंदर बहुत भक्ति भावना जगा, अचानक बहुत मेहनत वो करने लगा, वो मतलब समझ लीजिए कि जो गलत लोग थे उनसे दूर हो गया, कोई नशा नहीं कर रहा, कुछ गलत चीज में नहीं है, तो अपने में रह गया है, मेहनत कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसके जिंदगी में अब कुछ समय में उसका टर्निंग पॉइंट ही है, क्योंकि उसके नेचर में सुधार हुआ। जो ग्रह जब बदलेंगे तो वो नेचर को पहले बदलेंगे, स्वभाव को, प्रकृति को पहले बदलेंगे। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, लेकिन ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहा है, जी, वो क्या सही है या गलत है? देखिए, अगर कोई आदमी भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है तो ज्योतिष ऐसा नहीं कह रहा है कि उसको भगवान का भक्ति करना चाहिए। लेकिन अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का ज्योतिष वो धर्म नहीं मानता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है इस पे कि देखिए, ज्योतिष से पहले अगर धर्म का ही बात कर ले एक समय के लिए, थोड़ा देर रुक के, तो 4 जो हम लोग का पुरुषार्थ कहा गया कि ये हमको चाहिए, भगवान से हम लोग मांगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब जो धर्म में एजुकेशन भी आ रहा है, ब्रह्मचर्य आ रहा है, एजुकेशन आ रहा है। अर्थ मतलब जहाँ पे आजीविका कर रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, ठीक है। और काम मतलब जो जिंदगी के इंजॉय है, जैसे कहीं घूमना फिरना, और मैरिड लाइफ का जो जगह है वो सब भी पूरा काम में आ रहा है, घूमना फिरना। और मतलब समझ लीजिए थोड़ा आप आगे बढ़ गए,
और मोक्ष में तो भाई हम सब कुछ कह लिए और भक्ति भी भगवान की कर लिए, अब मेरे को संतुष्ट से मरना है, मतलब कोई चिंता से नहीं मरना, एक तरह से इसको मोक्ष कहा जाएगा। तो अब समझ लीजिए कि जो धर्म है, धर्म को मांगा गया भगवान से, ठीक है। अगर कोई धर्म नहीं करता, भगवान को नहीं मानता है, तो इसमें ज्योतिष कुछ भी ऐसा नहीं कहता है कि वो भगवान को नहीं मान रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर्सन को जरूर दिक्कत होगा। आप कोई भी ऐसा सर्वे कर लीजिए आप कि जो आदमी भगवान को नहीं मान रहा है, उसका आज अच्छा हो सकता है, कल उसको कष्ट होगा, उसको भगवान के पास जाना होगा। बहुत सारे लोग को देखा गया कि वो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान को खराब बोले, उनका जो अंत हुआ बहुत ही खराब हुआ, ठीक है। जैसे आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कोई बहुत शराबी है, बहुत पैसा है, बहुत शराब पी रहा है, उसके पास इतना पैसा है कि वो मतलब शराब का मतलब समझ लीजिए समुद्र भी बना देना तो उसका पैसा खत्म नहीं होगा, लेकिन वो शराबी है। आप जाकर देख लीजिए आज उन लोगों का क्या स्थिति है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि शराबी हो या अल्कोहल ले रहा है या सिगरेट पी रहा है तो उनका नुकसान होगा, ठीक है। तो ज्योतिष क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो अपना भाग्य में जो दुख है उसको बढ़ा रहा है। तो ज्योतिष ये नहीं करेगा आप भगवान को मानिए, पूजा कीजिए, लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा। बृहस्पति चारों पुरुषार्थ को देने वाला अकेला ग्रह है। ज्योतिष में 12 भाव का 4 जगह का कारक है, चारों भाव डायरेक्ट मनी को अफेक्ट करते हैं, लक को अफेक्ट करते हैं, प्रमोशन को अफेक्ट करते हैं, और आपके रिजर्व को, आपके घर के जो सेविंग्स है, आपका जो घर में गोल्ड है, आपका जो मतलब एक समझ लीजिए कि वो तेजी से जो ग्रोथ आप करेंगे उसको अफेक्ट कर रहा है। भगत सिंह नास्तिक थे, वो भगवान को नहीं मानते थे जी, लेकिन आज उनके शौर्य को, उनके बलिदान को देश याद करता है और उनके आदर्शों पर चलता है। जी। इसका तो वो भी तो एक अपने कर्म के माध्यम से ही अपने समाज को कुछ दिए है। देखिए ज्योतिष विद्या में जब ज्योतिष विद्या शुरू हुआ ना, तो ज्योतिष विद्या जैसे भक्ति काल जो है, जैसे तुलसीदास और कबीरदास लोगों के जो समय से फिर आगे बढ़ा, तो क्या है ना कि ज्योतिष में भी बहुत आडंबर आ गया, ज्योतिष में भी बहुत अंधविश्वास ये सब बढ़ा। तो कुछ लोग थे जो इससे अफेक्ट हो गए कि मतलब ज्योतिष को हम नहीं मानेंगे, ठीक, या भगवान को नहीं मानेंगे, तो इसमें अफेक्ट हुआ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अगर ज्योतिष को नहीं मानता है या भगवान को नहीं मानता है तो हम उनसे गलत सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका व्यक्तिगत विचार है। जैसे हम ही एक समय ज्योतिष नहीं मानते थे और आज हम ज्योतिष पे विस्तार से बात कर पा रहे हैं, तो ये अपना पर्सनल चॉइस है। इसमें ज्योतिष कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आप ज्योतिष को मानिए या मत मानिए। ज्योतिष का मतलब सीधा सा है कि आपको रास्ता, एक साइकोलॉजिकल जगह है जहाँ पे आपके नेचर को पकड़ के आपके अंदर की अच्छाई और बुराई को देख के आपको चेंज करना चाहिए। अब हम लोग का रैपिड फायर शुरू हो रहा है जी, और बड़े छोटे शब्द में आपको आंसर देना है। जरूर। भाग्य या कर्म? कर्म। क्यों? एक कर्म से ही भाग्य का निर्धारण होगा। मान लीजिए आप 100% एफर्ट दिए हैं, आपको 70% मिला, तो 70% जो 30% नहीं मिला वो आपका भाग्य है। सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन है? सबसे शक्तिशाली बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़े लेवल का प्रभाव करता है कुंडली में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने में सक्षम है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लोग लेकर आते हैं? देखिए कॉमन प्रॉब्लम में ज़्यादातर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सभी में है, तो और वो उसका ही ज़्यादातर देखा गया है। सफलता का एक मंत्र? देखिए सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कि परिवार के साथ अच्छे से रहना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, भाई बहन को आपस में अच्छे से रहना चाहिए, परिवार में सुख शांति रखना चाहिए। तो इस तरह से यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। मेहनत करना चाहिए। असफलता का एक कारण? देखिए असफलता का कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है कि कर्म नहीं करना, ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा क्या है कि लोगों पे डिपेंडेंसी नहीं शो करना है। बहुत बड़ा डिपेंडेंसी शो करने से प्रॉब्लम आ जाता है। अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। कोई ऐसा उपाय जो हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए? एक सबसे आसान उपाय में है कि सुबह उठकर सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इसके लिए तांबा का जो लोटा है, इसमें फ्रेश वाटर जो है नल का भर के उनको अर्पण करना चाहिए। ये सबसे आसान उपाय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। जी, आपने अपने समय में से महत्वपूर्ण समय निकाल कर हमें दिया, हमारे चैनल के हमारे दर्शकों को दिया। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि अगर आप ऋषि दुबे जी से जुड़ना चाहते हैं, इनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो इनका पूर्ण विवरण हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप आइए, जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।